से ऐसा तासुर मिलता है कि इदारे आमने सामने हैं। इंस्टीट्यूशनल क्लैश की जानिब से उन्होंने इशारा किया, स्पीकर के लिखे गए खत का हवाला दिया और साथ साथ रिव्यू पिटिशंस का उन्होंने बड़ा जिक्र किया कि ये ज़रूरी है कि रिव्यू पिटिशंस को जल्द अज जल्द सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी हुआ। तफसीली फैसले में ये कहा गया है कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये फैसला जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। और फैसले में यह भी कहा गया है कि पीटीआई के मुताबिक वोटर्स ने उनके उम्मीदवार होने की वजह से वोट दिया। पीटीआई का यह दावा था कि आज़ाद उम्मीदवार भी पीटीआई के उम्मीदवार थे। ये समझने की बहुत कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। फैसले में ये सवाल उठाया गया है। आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। फैसले में इसी सवाल के जवाब में ये कमेंट भी किया गया है। और तफसीली फैसले में 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी इसी फैसले में सामने आया है। जस्टिस अमीन और जस्टिस नईम अफ़गान ने अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया है। ये वो 2 जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है और जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ किया वो मुनासिब नहीं। तफसीली फैसले में ये भी लिखा गया है। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। तजियाकार हैं आप, बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। ज़ैगम खान साहब, आप बताइए, कानूनी मामला सियासी मामला उलझते हुए महसूस होते हैं और ये जो मामला है ये ऊँट किसी करवट बैठता दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो इस फैसले ने ऊँट को एक करवट बिठा दिया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इस फैसले की बुनियाद पर जो हुक्म जारी किया था अदालत ने, उसको हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम नहीं किया और बाद में पार्लियामेंट में भी उसको उस तरीके से तस्लीम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी और पार्लियामेंट में हमने देखा कि इस फैसले के असरात को रोकने के लिए इलेक्शन एक्ट में उन्होंने तरमीम कर दी और फिर स्पीकर साहब ने खत लिखकर इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप नई तरमीम के मुताबिक चलें। और जो नया कानून बनाया गया इस फैसले के असरात को रोकने के लिए, उसके मुताबिक पीटीआई जो है वो बतौर पार्टी भी पार्लियामेंट में नहीं रह सकती और उसको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी नहीं मिल सकती। तो अब ये फैसला आ गया, इससे तो हमें ये पता चलता है कि जजेस की ने जो फैसला दिया था उसकी क्या बुनियाद है और उसकी क्या रीजनिंग है। लेकिन फैसला तो जाहिर है पहले आ चुका था, हुक्मनामा आ चुका था और अदालती लिहाज से उस पर अमल दरामद करना तो पहले ही लाजिम था। ठीक, ज़ैगम खान साहब साथ ही मौजूद रहेगा माहिर कानून जहांगीर जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर साहब, जैसे कि गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं ज़ैगम खान साहब की कि ज़रूरी ये था कि इस पर पहले अमल दरामद हो जाता। रिव्यू पिटिशंस यहाँ पर बड़ी ही अहमियत की हामिल हो चुकी हैं। ECB का आज होने वाला इजलास कैसे देखते हैं आप? कानूनी तौर पर, लीगली तौर पर आगे मामला किस जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जजमेंट तो शॉर्ट ऑर्डर आ चुका था, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर को कुछ वजाहतें मांग के अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो अभी शॉर्ट ऑर्डर की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। नंबर 1, उन्होंने कहा जी 26/12/2023 से 13/1/2024 तक जो है वो जो बैरिस्टर गौर है, ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ द PTA। तो उसने जो भी टिकट इशू किए हैं वो वैलिडली इशू किए हैं, यानी कि उन्होंने उसकी चेयरमैनशिप को, कहते हैं जब ऑर्डर जो थी वो इलेक्शन कमीशन का सस्पेंड था तो इन बिटवीन इन तारीखों में वो टू बी ट्रीटेड एज ए चेयरमैन PTI। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो आर्टिकल 17(2) है उससे बहुत फोकस किया। उन्होंने कहा जी देखें, ये एक मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं है, ये एक वुमेन के पार्टिसिपेशन का या वुमेन इलेक्टोरेट का मामला है। जो 17(2) में फंडामेंटल राइट है उसको आप किसी भी सूरत में, चाहे कोई बंदा हमारे पास आए या ना आए, तो वो उसमें वो पार्टी बने या ना बने, हमने ओवरऑल देखना है कि लोगों के हकूक जो है, फंडामेंटल राइट जो है, उनको कंसिडर करना है। तो इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने आइन की तशरीह कर दी है आर्टिकल 51(6)D और E को, कि सिक्योर्ड का क्या मतलब होता है, वोन बाय द पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब होता है। तो इसमें मुख्तलिफ आइनी शिकों की तशरीह कर दी है। 17(2) की भी की है, फिर उसमें 106(3) की भी कर दी है और फिर 187 जो कंप्लीट जस्टिस है उसका भी उन्होंने हवाला दिया है। तो इसमें जो बॉटम लाइन है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इस जजमेंट को आप किसी पार्लियामेंट के कानून से नहीं बदल सकते। अगर आप बदलना चाहें इस जजमेंट को तो फिर आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो उन्होंने आइन की इंटरप्रिटेशन कर दी है वही चलेगी। और उन्होंने PTI को एज ए पोलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कह दिया। उन्होंने कहा जी
जो लोगों ने SIC में ज्वाइन किया था वो गलत था, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पोलिटिकल पार्टी ही ट्रीट की जाएगी। और जो बंदे जीते हैं वो 39 कंफर्म है, उन्होंने स्केड्यूल दे दिया है, आखिर में बंदों की लिस्ट जारी कर दी है। वो जो 41 बंदे हैं उन्होंने कहा जी जिस तरह हमने कहा था वो 15 दिन के अंदर डिक्लेरेशन देंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ आर्टिकल्स की इंटरप्रिटेशन कर दी है। इंटरप्रिटेशन, इसको रीराइट नहीं कह सकते। अभी तक जो आप स्टडी कर पाए हैं, ज़ाहिर है 70 सफ़ात है, उसको रीराइट नहीं कहा जा सकता, इंटरप्रिटेशन कहा जा सकता है। ये वाली तनकीद नए सिरे से तो नहीं शुरू हो जाएगी? नहीं, वो तो जिसकी मर्जी इम्प्लीमेंट ना करे। तो फिर उन्होंने 2 जजेस के बारे में भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि 2 जज जो है उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की है, तो वो बड़ा सीरियस उन पे चार्ज है। तो वो भी बड़ा सीरियस समझने वाला है। वो कहते हैं कोई डिसएग्रीमेंट करे हमारे व्यू से ठीक है, लेकिन जो 2 जजों ने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना करे, तो उन्होंने 8 जजों के मुकाबले में अब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की है। तो मेरे ख्याल में जजमेंट में ये जो रिमार्क्स है आखिर में, ये बहुत सीरियस है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि 2 जज साहबान ने लिख लिया जी कि उनका जो है वो इसका जो पैरा 121 है लास्ट वाला, वो बहुत ही संगीन है कि जी 2 जजों के बारे में जो रिमार्क्स दिए कि उन्होंने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस किया है। अच्छा जहांगीर साहब, जैसे कि रिकग्निशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी जिसका आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, फैसले में भी इस हवाले से बात की गई है, तो सेक्शन 209 इस हवाले से क्या वजाहत देता है? थोड़ा सा समा के नाज़रीन की आसानी के लिए अगर ये कुछ सेक्शंस आप डिफाइन कर सकें, बिलखुसूस 209 हो गया, आर्टिकल 51 हो गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्पेशली दीगर राइट्स के हवाले से भी बात करता है। देखिए उन्होंने जो आर्टिकल था ना 56 उसमें उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है कि जो डी और ई है, एक पे लिखा हुआ था ना पॉलिटिकल पार्टी वोन द इलेक्शन, एक लिखा था पॉलिटिकल पार्टी सिक्योर द इलेक्शन। तो उन्होंने कहा है जो वोन और सिक्योर जो है वो इंटरचेंजेबल है, वो एक ही वर्ड है कि जिस पार्टी ने जो सीटें जीत ली हैं उस तनासब से ही उसको रिजर्व सीटें मिलेंगी, वही पार्टी जो है इलेक्शन के लिए इलेक्शन की जो जीती हुई सीटें हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की उसी पार्टी की समझी जाएंगी। तो ये जो है ना वो उन्होंने फिर 209 को इसको मिला के ये कहा है कि जितनी भी सीटें जीती हैं पीटीआई ने एज ए पीटीआई कैंडिडेट, तो वो उसी रेशो से उनको रिजर्व सीटें मिलेंगी, वो किसी दूसरी पार्टी को नहीं दी जा सकती और ना ही खाली रखी जा सकती है। और ये जो मामला है कि कोई भी उम्मीदवार हो, राय दहिंदगान हो, आरओज हो या फिर कमीशन के गैर कानूनी कामों का नतीजा नहीं भुगत सकते, ये भी फैसले में बड़ी बुनियादी बड़ी कलीदी सी बात है। ये देखिए उन्होंने कहा है जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं अगर वो गलत काम करते हैं तो कोर्ट का काम ही होता है उसको करेक्ट करे। जब कोर्ट के नोटिस में चीज आ जाती है किसी भी तरह से, चाहे कोई वो इफेक्टेड बंदा आया हो या ना आया हो, तो कोर्ट के नोटिस में अगर ये चीज आ जाती है तो वो इसको करेक्ट करना कोर्ट का काम है, एक कंप्लीट जस्टिस करना। 187 जो आर्टिकल है उसके मुताबिक फिर उन्होंने कहा है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि जो कमल जोसेफ थी उसकी दरखास्त तो सिंगल बंदे की दरखास्त तो इतनी मैंने नहीं रखती, वो तो कहते हैं हम ना भी इंटरटेन है, उसका मतलब ये ओवरऑल लोगों का वोट्स का मामला है, आर्टिकल 17(2) का मामला है। तो इन्होंने इससे बड़ी जो है वो इंटरप्रिटेशन इस तरह की है कि लोगों के फंडामेंटल राइट का ये इशू है, तो ये कोर्ट इससे मुंह नहीं मोड़ सकती, जो लोगों के राइट्स हैं वो उनको पहुंचने चाहिए। अच्छा जहांगीर साहब, फैसले की मुनासबत से इसी हवाले से एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस फैसले में लिखा गया है, बेसिकली वो ये लिखा गया कि हम इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सके कि मुकम्मल इंसाफ में क्या हतमी रिलीफ हो। जाहिर है जब इंसाफ की बात आती है तो इम्पोर्टेंट पिलर जुडिशरी की जानिब रुख किया जाता है, रिव्यू पिटिशंस भी इसी हवाले से हमारे सामने है। तो बिलखुसूस ये जो एक नुक्ता है जो फैसले में लिखा गया है हतमी रिलीफ के हवाले से, आप इसे कैसे देखते हैं? इसकी थोड़ी सी लीगली इस चीज को किस तरीके से आप नाज़रीन को बता सकेंगे, थोड़ी सी अगर रहनुमाई फरमाएं। वो देखिए वो जो उन्होंने इसमें कहा है कि हम अपने जो 3 जजेस साहिबान थे जिनमें चीफ जस्टिस शामिल थे और जस्टिस ये अफरीदी साहब थे और जस्टिस मंदोखेल साहब थे, वो कह रहे थे हमने इन तीनों को 187 पे उस तरह कन्विंस नहीं कर सका, उनके डिफरेंट व्यूज थे, हमारे डिफरेंट है। लेकिन यूं चूंकि ये 8 मेंबर जज की जजमेंट जो ऑफ द कोर्ट है ये तस्वर की जाएगी और इनकी जो जजमेंट है वही प्रिवेल करेगी, क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट जो है डिसेंटिंग नोट तो कोई भी दे सकता है। इसलिए उन्होंने उनका जिक्र किया है कि हमारे जो 3 दूसरे ब्रदर जजेस हैं उनको हम इस बात पे सेटिस्फाई एक दूसरे के साथ नहीं हो सके, ना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री हुए ना उनके के 187 में। तो उन्होंने आखिरकार 187 को कंप्लीट जस्टिस में फिर उन्होंने काफी रेफरेंस भी दिए हैं इंटरनेशनल लॉ के और कमल जोसेफ की एप्लीकेशन का भी जिक्र किया है। तो वो कहते हैं जी ये जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी होती है इससे हट के जो है
रिलीफ जो है अगर लोगों का बनता हो तो उनको देना चाहिए। और ये जो पीटीआई के फरीक बनने का मामला है, ये इसके ऊपर वजाहत का आना, फिर फैसले में इसको तफसीली तौर पर बताना, इस नुक्ते को आप कैसे देखते हैं? वो उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि बाज़ लोग कह रहे थे कि पीटीआई पार्टी नहीं थी, तो उन्होंने कहा जी पीटीआई ने एक एप्लीकेशन हमारे पास दे दी थी पार्टी बनने के लिए, तो वो एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे थी। जो आम किस्म के सिविल केस होते हैं उनमें तो दूसरी पार्टी को सुन के या उस पर डिसाइड किया जाता है कि इनको पार्टी बनाए या आपको कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये एक आम सिविल केस नहीं था। ये तो मतलब एक लाखों करोड़ों लोगों के केस है कि उनको रिप्रेजेंटेशन किस तरह दी जाए, या उनको असेंबलियों से महरूम कर दिया जाए, या उनकी जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है वो उनको न दी जाए, दूसरे किसी को दे दी जाए। तो इस तरह फिर उन्होंने कहा जी हम प्रोसीजरल जो वो चीजें हैं उससे हटकर हमने जो है फिर ये एक इन पब्लिक इंटरेस्ट और लोगों के मफाद में जो है इस एप्लीकेशन को भी जिस तरह उन्होंने दी है उनको पार्टी बना लिया और रिटेन कर ली है। साथ ही रहिएगा हमारे ज़ैगम साहब। अब तफसीली फैसला चूंकि आ चुका, तो ये भी कहा गया है कि इसका जो उर्दू तर्जुमा है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए, वेबसाइट पर भी अपलोड करें, बात बिल्कुल वाजे करें, लेकिन मामलात वाजे नहीं हो रहे। आपको ऐसा लगता है? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि शेयर होना चाहिए अवाम के साथ। पाकिस्तान में हमने जो लीगल डोमेन है उसको सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने वालों तक महदूद कर लिया है, जो 10-20% है। मुझे देखने का मौका मिला मिसाल के तौर पे बांग्लादेश के कुछ उनके कवानीनी चीजों को, तो वो तमाम का तमाम कानून साजी भी बंगला में करते हैं और फैसले भी वो बंगला जबान में लिखते हैं, और हमारे यहाँ जो है वो ट्रांसलेशन तक करने की जहमत नहीं की जाती। तो मेरे ख्याल है ये तो एक ऐसी चीज है जो हर फैसले पे होनी चाहिए, क्योंकि ये अवाम का मामला है। और जैसे जदून साहब ने कहा, इसका जो बुनियादी रूह है इस फैसले की, जो स्पिरिट है, वो ये है कि ये किसी पार्टी के हक की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोगों के हक की बात नहीं है जिनको सीटें मिलनी थी, बल्कि ये अवाम के हक की बात है जिनका जो हक के हुकूमत है वो असेंबलियों के जरिए से होता है। तो किसी भी तरीके से अगर अवाम का, वोटर्स का जो हक के हकमियत है उस पर असर पड़े, तो फिर ये जिम्मेदारी है कोर्ट की कि इसको ओवरऑल देखे, सिर्फ एक पार्टी या लिटिगेंट्स को ना देखे। देखिए, वैसे भी जो 184(3) होता है जिसमें ये केस सुना जाता है वो किसी एक शख्स के लिए नहीं होता, वो सुना ही इसलिए जाता है कि वो अवामी मफाद का केस होता है। तो अदालत ने उसको अवामी मफाद के लिहाज से ही देखना होता है। तो इस एतराज की वैसे ही कोई बुनियाद नहीं थी कि कोई लिटिगेंट नहीं था, किसी ने आकर खुद शामिल नहीं हुआ तो उसको क्यों रिलीफ दिया गया, क्योंकि ये उस तरह का केस है ही नहीं, ये अवामी मफाद का है। तो अब देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जैसे कि जदून साहब ने भी बहुत ठीक तरीके से बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आइन के कुछ शिकें जिसमें बज़ाहिर इबहाम था उसको अदालत ने वाजे कर दिया है। अब जब उसको वाजे कर दिया है तो अब जो अमेंडमेंट है सिर्फ उसके जरिए से जो है वो सीटों को नहीं रोका जा सकता। अब या तो ये हो सकता है कि अपील में जो है कोई स्टे ऑर्डर हो जाए और फिर अपील में जो है वो उसको मुख्तलिफ तरीके से रीइंटरप्रिटेशन करे जो बड़ा बेंच है, या फिर ये हो सकता है कि किसी तरीके से जो पार्लियामेंट है वो आइन साजी करे। और ये भी फरमा दीजिएगा, अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर तनकीद भी हुई है और उनको कहा भी गया है कि फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाइए। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उनकी मीटिंग्स भी चल रही हैं, उनके लिए आप क्या समझते हैं? एक तो ये कि उनको इम्प्लीमेंट अब तो कराना ही है, एक मामला ये बना, दूसरे ये कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे देखिए प्रेशर है अच्छा खासा, और वो खत्म नहीं हुआ, वो कम नहीं हुआ इस फैसले के बाद में भी। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाला मामला है उसका, कि एक तरफ तो उस पर दबाव है हुकूमत का और पार्लियामेंट का, और दूसरी तरफ उस पर आला अदलिया का दबाव है। अगर वो अदलिया की बात मानती है तो जाहिर है हुकूमत उसके लिए परेशानी खड़ी कर रही है, और अगर वो हुकूमत की बात मानते हैं तो उन पर तौहीन अदालत भी लग सकता है कि जब हुक्म दिया गया है कि अमल दरामद करें तो अमल दरामद क्यों ना करें। तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो अब वो आगे को एक तरफ से बढ़ जाएगी, जो इलेक्शन कमीशन है कुछ स्टेप ले लेगा और उसको रोकने के लिए फिर कोई और तरीका ही नया निकाला जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि हुकूमत आसानी से इस पर अमल दरामद करे।